हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम नया लेसन पढ़ेंगे और वो लेसन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है। तो अपने को इस लेसन में ह्यूमन बीइंग के हेल्थ के बारे में पढ़ना है। हेल्थ क्या चीज़ होती है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी या क्या होगी, और डिसीजेस क्या है, कौन कौन से प्रकार के डिसीजेस होते हैं, है ना। उसका मीनिंग क्या है डिसीज़ का एक्चुअली। ये सब बातें हम डिटेल में इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। दिस लेसन इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर अस बिकॉज it is related with our health and diseases, right? And that's why our lesson name is human health and diseases. ठीक है बेटा, ये कोई भी क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो चाहे वो 10th का स्टूडेंट हो, चाहे वो 11th का स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th का स्टूडेंट हो, या फिर वो BSc MSc कोई भी क्लास का स्टूडेंट हो। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लेसन हमारे हेल्थ से रिलेटेड है और उसको किस प्रकार से हमको डिसीजेस से बचना है, क्या क्या उसके उपाय होते हैं, वो इस लेसन में अपने को देखने को मिलेगा। और ऐसे अभी पैंडेमिक सिचुएशन में, कोविड सिचुएशन में लेसन्स ऐसे टॉपिक्स पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है, इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू ऑल स्टैंडर्ड्स स्टूडेंट। ओके नाउ, तो बेटा आपने भी पढ़े हैं 8, 9, 10th वगैरह में कभी भी ये ह्यूमन हेल्थ और डिसीजेस। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा कि क्या है हेल्थ, क्या है डिसीजेस, क्या है उसके सिम्टम्स, उसके लाइफ साइकिल और उसमें कंट्रोल मेजर यानी ट्रीटमेंट, क्या मेडिसिन्स ली जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। तो एक बॉक्स दिया है आपको, कैन यू रिकॉल करके। ठीक है, तो जनरली इंडिविजुअल आर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, है कि नहीं बेटा। देखो इसको बड़ा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, राइट। तो जनरली क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल हो वो कॉन्शियस होता है। कॉन्शियस यानी सचेत, दैट मीन्स ईगर अबाउट देयर हेल्थ। सो डिफाइन हेल्थ, हेल्थ को डिफाइन करो बोलता है। ठीक है, डिफाइन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। ठीक है, विथ गिव द एग्जाम्पल। तो भाई पहला एस्पेक्ट है, पहली बात है हेल्थ यानी क्या। तो आपको मालूम है हेल्थ का मतलब क्या होता है। भाई मेरे को कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ, हेल्थ हूँ, ऐसा बोलते हैं। ये कोई हेल्थ की डेफिनेशन नहीं हुई। ठीक है। दूसरी बात, मुझे कोई डिसीज़ नहीं है मतलब मैं हेल्दी हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो मतलब हेल्थ यानी है क्या। तो देखो मैं तुम्हें अलग अलग प्रकार की डेफिनेशंस बताऊंगा हेल्थ के बारे में बेटा। ठीक है, तो हेल्थ का पहले का कंसेप्ट ये था कि हेल्थ का मतलब ऐसा माना जाता था कि साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। मतलब साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी मीन्स एक अच्छे शरीर में अच्छा मन रहता है ना। मराठीमध्ये म्हणतात की चांगल्या शरीरामध्ये एक चांगलं निरोगी मन वास करतो, मतलब राहतो, है ना। मतलब साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। दूसरी बात ये हो गया, लेकिन ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं हेल्थ से रिलेटेड, उन चीज़ों को
एक्सप्लेन नहीं करता, और इसी कारणवश ये डेफिनेशन आगे चल के रिजेक्ट होती है। फिर दूसरी डेफिनेशन आती है हेल्थ के बारे में कि फिजिकल फिटनेस यानी हेल्थ। अब फिजिकल फिटनेस यानी हेल्थ कहोगे तो ये भी हेल्थ की पूरी कंप्लीट मीनिंगफुल डेफिनेशन नहीं है। क्यों? चलो ठीक है, वो फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली पागल है वो तो क्या उसे हेल्दी कहोगे? यानी क्या वो पर्टिकुलर इंसान की वो हेल्थ है? तो नहीं। या समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो ये बातें हैं कि तो अलग अलग तरीके से अलग अलग डेफिनेशन बनाई गई है, लेकिन उसमें कुछ समय के साथ सुधारना होती गई और एक से बढ़कर एक अच्छी अच्छी डेफिनेशन आगे आई। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है हेल्थ का मतलब होता है ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, है ना। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब होता है द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मतलब बॉडी से, मेंटल यानी दिमाग से, सोशल यानी हमारे सराउंडिंग से, आजू बाजू से, वेल बीइंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वेल बीइंग। तो कैसा होना चाहिए? सोशल, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, नॉट मियरली मतलब नॉट ओनली अब्सेंस ऑफ डिसीज, यानी उसमें बस डिसीज़ नहीं है इतना नहीं, तो वह फिजिकली, मेंटली और सोशियली कैसा होना चाहिए? वेल बीइंग होना चाहिए। तभी उसको क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हेल्थ कहते हैं। समझ में आया हेल्थ का मतलब? हाँ, तो हेल्थ डज नॉट सिंपल मीन ऑफ एब्सेंस ऑफ डिसीज और फिजिकल फिटनेस, राइट। इन फैक्ट इट इज़ डिफिकल्ट टू अप्लाई डिफाइन हेल्थ, राइट। हम एक इजीली उसको डिफाइन नहीं कर सकते, बराबर है। फिजिकल फिटनेस यानी क्या? शरीर से बहुत अच्छा है, ऊंचा तगड़ा है तो वो हेल्दी है ऐसा नहीं कहेंगे। और लगन से वो अगर से है फिजिकल फिट, लेकिन अगर से उसका दिमाग बराबर काम नहीं कर रहा है तो वो मेंटली फिट नहीं है। चलो ठीक है, वो दिमाग से भी अच्छा, तेज है, बढ़िया है, हेल्दी है और बॉडी से भी हेल्दी है, मगर आजू बाजू के सराउंडिंग में अगर से एटमॉस्फेयर बराबर नहीं है, कोई झगड़े हो रहे या फिर उसी को कोई पर्टिकुलर चीज़ों से चिढ़ाया जा रहा है, तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, तो उसको हम हेल्दी नहीं कह सकते। समझ में? यानी आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, आपका आजू बाजू का सराउंडिंग अच्छा हेल्दी होना चाहिए, आप भी हेल्दी होना चाहिए, आपका मन भी हेल्दी होना चाहिए, तभी। और आपको कोई डिसीज़ नहीं होना चाहिए, आपको कोई डिसीज़ नहीं होना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे? आप हेल्दी हो। तो हेल्थ का मतलब क्या हुआ? हेल्थ का मतलब बता दिया। तो इसे देखो, हेल्थ डज नॉट मीन बाय सिंपल एब्सेंस ऑफ डिसीज और फिजिकल फिटनेस। इन फैक्ट इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज और एनी इन्फॉर्मिटीज़। उसी को हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। समझ में आया? इन शॉर्ट, हेल्थ इज़ बर्थ राइट ऑफ ह्यूमन, बराबर है। कहने का मतलब ये है कि हेल्दी रहना ये आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। हेल्थ इज ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द मेटाबॉलिक एंड फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल एफिशिएंसी को भी वो शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब हाइजीन क्या है? तो आपको मालूम है हाइजीन इज़ साइंस ऑफ हेल्थ है। हाइजीन इज़ द साइंस फॉर रूल्स ऑफ हेल्थ। हाइजीन इज़ द साइंस ऑफ हेल्थ, राइट। हाइजीन जो होता है एक साइंस है क्या का? हेल्थ का। तो हाइजीन इज़ अ साइंस ऑफ रूल्स ऑफ हेल्थ, राइट। यानी हमारे हेल्थ के लिए जो नियम होते हैं, है ना, उस नियम को ही अपन क्या कहते हैं? साइंस को हाइजीन।
टू अचीव गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी हैव हाइजेनिक बैलेंस डाइट। बराबर है, हमको बैलेंस डाइट तो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? हाइजेनिक, मतलब इट इज़ प्योर, क्वालिटेटिव, नॉट एनी कंटेमिनेटेड विद द बैक्टीरिया और एनी अदर माइक्रोब्स, राइट। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी अच्छा होना चाहिए, फूड भी अच्छा होना चाहिए। बराबर है। पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन इज आल्सो नेसेसरी। पर्सनल हाइजीन है, इसके साथ में कम्युनिटी हाइजीन है। तो आप अपने घर में कितना भी अच्छा रह रहे हो, लेकिन आपका घर वाला साइड वाला जो है, घर के साइड वाला, कम्युनिटी हाइजीन मतलब वो बाहर रोडों पे कचरा फेंक रहा है तो उसका दुर्गंध आपके घर में आएगा। इसका मतलब कम्युनिटी हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है कि नहीं? बराबर है। बॉडी को फिट करने के लिए नॉलेज अबाउट डिसीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी हम अपना बचाव कर सकते हैं। एंड डिसीजेस के इफ़ेक्ट बॉडी पे क्या होते हैं, बराबर, ये भी पता होना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड कंट्रोल वेक्टर। बराबर है, जो भी हम कूड़ा कचरा निकलता है घर का, उसका प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए, है ना। जैसे अभी गाना होता है ना, कोरोना में आता है ना, कचरा वाला आया भैया कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया भैया कचरा निकाल। तो वैसे डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। और कंट्रोल ऑफ वेक्टर है मॉस्किटोस, इंसेक्ट्स, है ना, ये जो होते हैं इनका कंट्रोल होना चाहिए, ताकि कोई मलेरिया है, डेंगू है या हत्ती रोग है, एलिफेंटासिस कहते हैं, ऐसे डिसीजेस वेक्टर के, इंसेक्ट के थ्रू होते हैं, ये ना हो। तो ऐसा उनके लिए कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए, राइट। ओके, अब इंटरेस्टिंग बात है, ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, सभी क्लास के बच्चों के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, सबके लिए कॉमन है, ठीक है, और बहुत ज़रूरी भी है बेटा। तो इसको पढ़ते रहो, जो मैं पढ़ाया वो रोज़ पढ़ना, और जो डिफ़िकल्टीज आई तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, या मेरे को व्हाट्सअप पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, आगे की जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं, और ध्यान लगा के सुनिए और समझिए बेटा। Every day we are exposed to various foreign bodies, yes or no? विभिन्न प्रकार की बाहर की, बॉडी के बाहर की मतलब फॉरेन की, फॉरेन यानी चाइना की नहीं रे डायरेक्ट, हाँ याद रखना। फॉरेन मतलब हमारे बॉडी के बाहर की, उसको फॉरेन कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एवरी डे वी एक्सपोज द वेरियस फॉरेन बॉडीज़, है ना, अलग अलग प्रकार की फॉरेन बॉडीज़ से हम एक्सपोज होते हैं। मतलब हमारे बॉडी के अंदर में अलग अलग प्रकार के फॉरेन बॉडीज आती है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। यस सर नो, दिस बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस कॉल्ड एज फॉरेन बॉडीज। अंडरस्टूड, वेरी गुड। इंक्लूडिंग इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अब वो इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं? तो यू नो वेरी वेल, द बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, नेमाटोड्स, हेलमिंथस एंड सो, ठीक है। ये बात हो गई। डिस्पाइट कांस्टेंट एक्सपोजर टू वेराइटी ऑफ पैथोजेन यानी क्या? हाँ, एक शब्द है यहाँ पे, क्या आया? पैथोजेन का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? पैथोजेन का मतलब डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, कॉल्ड एज पैथोजेन। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं बेटा? पैथोजेन कहते हैं, ठीक है। तो डिस्पाइट कांस्टेंट एक्सपोजर टू वेराइटी ऑफ पैथोजेन, अलग अलग प्रकार के डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से हम एक्सपोज होते ना। मोस्ट ऑफ अस इवेंट्स हेल्दी, तो भी क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे, कम से कम 100 प्रकार के पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं दिन भर में, है ना। तो भी क्या होता है, हमारे में से बहुत सारे लोग क्या रहते हैं? हेल्दी रहते हैं। क्या रहते हैं? हेल्दी रहता है ना। जैसे कोई वातावरण में खराबी हो गई कुछ हो गया, तो क्या होता है, 10 लोग अगर से कोई एक जगह से दूसरे जगह गए और वहाँ वातावरण चेंज हो गया, ठीक है, तो 10 में से क्या होता है, 2 लोगों की तबीयत खराब होती है, लेकिन बाकी के जो है 8 लोग ये हेल्दी रहते हैं। मतलब ये 8 लोगों को कुछ बीमारी नहीं होती, बुखार नहीं आता, 2 लोगों को आ जाता है। मतलब क्या होता है कि 2 लोगों का इम्यूनिटी पावर कम है, रेजिस्टिव पावर कम है, और इसका 8 लोगों को कोई बीमारी नहीं हुई, मतलब इनका क्या हुआ? रेजिस्टिव पावर ज़्यादा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो कहीं ना कहीं शब्द आता है इम्यूनिटी पे, रेजिस्टिव पावर, इसलिए आगे इम्यूनिटी दिया है। देखिए, तो मोस्ट ऑफ द रिमेन्स हेल्दी होते हैं। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ एबिलिटी टू रेजिस्ट ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ फॉरेन बॉडीज, ऑल काइंड ऑफ फॉरेन बॉडीज़ को रेजिस्ट करती है।
बराबर है। द सिस्टम ऑफ द बॉडी विच प्रोटेक्ट us from various infectious agent or various infectious pathogen, that system is called as immune system. So what is my immune system? It is the system of our body which protect the body from various infectious agent. That system is called immune system, or it is also called a resistive system, or it is also called as fighting system. So resistance is the ability to prevent the damage or disease through defense mechanism. Do you know the immune system is called as defense system, immune system is called as resistive system, immune system is also called as fighting system of the body. Understood? So let's we understand what is by immune system and what are the different cells of the immune system, how does it works in the body, how it fight with the disease causing organism. So each and every aspect of our immunity we will see in detail. So before going to we will see the immunity, there is some another question here, है ना, जो मिस कर गए थे हम. तो ये तो हो गया हेल्थ. डिफाइन इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बोलता है भाई. इन्फेक्शियस डिसीज का मतलब क्या होगा कि डिसीज which can spread from one infected person to the another healthy person. So such a type of disease called as infectious disease. Clear? That means infectious disease are communicable disease, right? Like which are the infectious disease? The infectious disease like the इचिंग, खुजली जो होती है, वो खुजली क्या होती है, इन्फेक्शियस डिसीज़ जो है वो कम्युनिकेबल होता है कि नहीं. तो जैसे किसी के कपड़े पहन लिए खुजली वाले पर्सन के अपन ने, या उसका हैंडकरचिप इस्तेमाल कर लिए, टॉवेल इस्तेमाल कर लिए, कोई भी क्लॉथ, तो अपने को खुजली होने के चांसेस रहेंगे. तो इचिंग जो है ना, ये कैसा डिसीज़ है, इन्फेक्शियस है. बराबर है. नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ कौन सा होगा, जो इन्फेक्शन से नहीं फैलता. इन्फेक्शन से नहीं फैलता मतलब कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता, साथ में खाना खाने से नहीं फैलता, है ना. तो ये जैसे एड्स डिसीज़ है. एड्स डिसीज़ मालूम है आपको, है ना, बहुत पॉपुलर है. आगे बहुत सारे डिसीजेस पढ़ेंगे अपन. तो ये भाई ये पर्टिकुलर मेथड से ही फैलता है, लेकिन बाकी फिजिकल कांटेक्ट से, ऐसा फिजिकल कांटेक्ट मीन्स हगिंग है या शेकिंग हैंड है ना, या साथ में खाना खा रहे, तो इससे नहीं फैलता. कौन, एड्स. तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में आएगा. ठीक है, बराबर है. और गिव द एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल ही बता दिया मैंने. अब कोरोना डिसीज़ बहुत पॉपुलर है और सबको दहशत में फैला के रखा है. ये कौन सा डिसीज़ होगा मेरे को आप व्हाट्सअप ग्रुप में बताओगे, मैं अभी तुमको बताऊंगा नहीं इसका. ये कोरोना, वेदर कोरोना इज़ इन्फेक्शियस डिसीज़ or non-infectious disease, please after watching this video you will reply in the our WhatsApp group. Okay dear student. Okay, now so we will see about the immunity, that is the resistive power. It is also called as fighting power or डिफेंस पावर ऑफ द बॉडी. क्लियर? क्या कहते हैं बेटा इसको, डिफेंस पावर ऑफ द बॉडी कहते हैं. ठीक है ना, याद रखना. तो अब इम्यूनिटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा. ठीक है ना. ओके, इम्यूनिटी का मतलब बता दिया मैंने, रेजिस्टेंस टू पर्टिकुलर डिसीज़. अब इम्यूनिटी टर्म जो है, इम्यूनिटी का मतलब होता है एक्चुअली, यहाँ देखोगे तो ट्रेडिशनली यानी पहले के इसमें द टर्म इम्यूनिटी हैज़ ट्रेडिशनली रेफर टू एज द रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट टुवर्ड द इंजुरी कॉज्ड बाय पैथोजेन एंड देयर प्रोडक्ट. मतलब टर्म इम्यूनिटी हैज़ ट्रेडिशनली मतलब पुरातन काल में ऐसा उसको एक्सप्लेन किया जाता था
ठीक है, ऐसा समझा जाता था क्या, रेफर्ड एज टू रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट, जैसे कि ह्यूमन बीइंग इज द होस्ट, ह्यूमन बीइंग काज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज बाय डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजेन, ठीक है, बराबर है। तो अलग अलग प्रकार के पैथोजेन से ह्यूमन बॉडी को डिसीज होता है, तो वो पैथोजेन मतलब कोई भी बैक्टीरिया हो या वायरस हो, वो उसको कहते हैं पैथोजेन, मतलब डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज पैथोजेन। और जो ऑर्गेनिज्म को डिसीज होता है उसको होस्ट कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग को डिसीज हुआ मतलब ह्यूमन बीइंग क्या हो गया, होस्ट। और कोरोना वायरस की बात चलेगी अभी समझो, तो कोरोना वायरस क्या हो गया, पैथोजेन, और ह्यूमन बॉडी क्या हो गई, या ह्यूमन बीइंग क्या हो गया, होस्ट हो गया। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या है, तो इम्यूनिटी का टर्म ऐसा है कि इम्यूनिटी हैज़ ट्रेडिशनली रेफर्ड टू एज रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय होस्ट टूवर्ड्स इंजुरी कास्ड बाय पैथोजेन एंड देयर प्रोडक्ट। जो भी पैथोजन हमारे शरीर के अंदर आया है, उसने अपने बॉडी को इंज्योर किया है या कोई भी डिसीज किया है, उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस जो शो करती हमारी बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है ना, तो उसी रेजिस्टेंस पावर को इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इम्यूनिटी कहते हैं। और उस इम्यूनिटी के सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इम्यून सिस्टम कहा जाता है। दैट इज प्रतिकार शक्ति, रोग प्रतिकार शक्ति, दैट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। एंड स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी। क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी, राइट। सो हाउएवर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिसीजेस, हाँ देखो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है, ऐसा समझना बेटा वो, ठीक है। हाउएवर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेस इज ओनली वन ऑफ द मेनी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम इम्यूनो रिस्पॉन्स के परिणाम है। अब इम्यूनो रिस्पॉन्स यानी क्या होता है, तो हमारी बॉडी का जो अंदर में डिफेंस सिस्टम होता है उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और वो इम्यून सिस्टम क्या करता है, जब कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या कोई भी डिसीज कॉज करता है, मतलब उनको कॉमनली पैथोजन कहते हैं, तो ये पैथोजन जब बॉडी में एंटर करता है और उसके कारण हमारे बॉडी को जो हार्मफुल इफेक्ट होता है या इंजरी होती है ना, तो उस इंजरी को रिकवर करने का काम, सुधारने का काम हमारी इम्यून सिस्टम करती है। और वो जो सुधारने का काम करती है उसी को हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज हियर द गिवन, द हाउएवर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिसीज इज ओनली बिकॉज ऑफ मेनी कॉन्सिक्वेंसेस, मेनी परिणाम ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्सेस, या इम्यून रिस्पॉन्स के वो परिणाम होते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी का रक्षा होता है, प्रोटेक्शन होता है। एंड विच इज इम्यून रिस्पॉन्स विच इज एंटायरली कंसर्न विद द रिएक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजन। फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी रिएक्शन करती है, केमिकल रिएक्शन करती है। तो हमारे बॉडी के अंदर में एक ऐसा सिस्टम होता है जो रोग प्रतिकार शक्ति कहते हैं, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। और वो इम्यून सिस्टम यानी हमारी प्रतिकार शक्ति है, जो डिसीज़ फाइटिंग पावर भी कहते हैं, उसको रेजिस्टिव पावर कहते हैं, डिफेंस सिस्टम कहते हैं। और ऐसे इम्यून सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। और हमारी इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, मतलब कोई भी पैथोजेन के कारण जो हार्मफुल इफेक्ट हमारे बॉडी पे होते हैं उसको रिकवर किया जाता है, ठीक है। तो ये डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जिनको पैथोजेन कहते हैं, वो हमारे बॉडी को कैसे डैमेज करते हैं या कैसे डिसीज़ करते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि वायरस हमारे बॉडी के अंदर गया तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण हमारी प्रतिकार शक्ति कम होती है बोलो, या हमारे को डिसीज़ होता है। तो वो वायरस ऐसा एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। देखो मैं बोलने जा रहा हूँ क्या, और समझो आप बराबर, ठीक है, कि वायरस या कोई फंजाई या कोई बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजेन विच एंटर्स इनटू द बॉडी एंड इट प्रोड्यूसेस द एक्सटर्नल प्रोटीन, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज एंटीजेन। क्या कहा जाता है,
एंटीजेन कहा जाता है। समझ में आया? और इस एंटीजेन के साथ लड़ाई होती है हमारे शरीर के अंदर में। हमारा इम्यून सिस्टम एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, वो भी प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन को कहते हैं एंटीबॉडी। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको कि पैथोजेन प्रोड्यूस करता है एंटीजेन, जो हमारे लिए होता है डेंजरस, और उसके अगेंस्ट उस डेंजरस प्रोटीन मतलब एंटीजेन को मारने के लिए, उसका प्रभाव नष्ट करने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करती है एक ऐसा प्रोटीन जिसको कहते हैं हम एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। तो एंटीजेन ऑफ द पैथोजेन एंड एंटीबॉडी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम फाइटिंग विथ ईच अदर, एंड दिस एंटीबॉडी neutralize the or kill the antigen. Clear? And in this way our immune system protect our body from the disease causing organism. Understood? समझा होगा बेटा मैं क्या बोलना जा रहा हूँ? समझ में आया? आगे उन्हें टर्म्स पढ़ेंगे, एंटीजेन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। ठीक है, तो देखिए बेटा, इम्यूनिटी इज इन अ फैक्ट, इम्यूनिटी इज इन अ फैक्ट। इम्यूनिटी का मतलब क्या? इन फैक्ट। इम्यूनिटी यानी है क्या? इम्यूनिटी का मतलब है फ्रीडम। एग्जेम्पशन मतलब छूट, फ्रीडम। तो देखो इम्यूनिटी का मतलब यहाँ पे दिया है, मैं अब तुमको बता रहा हूँ। देखो, इम्यूनिटी इज इन फैक्ट द फ्रीडम। मतलब तुम्हारा फ्रीडम क्या है? एग्जेम्प्ट। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी इज बिलीव्ड टू बी स्टार्टेड फ्रॉम एडवर्ड जेनर। अब बता रहा हूँ तुमको एडवर्ड जेनर की कहानी। तो बेटा देखो, सुनो, बहुत ध्यान लगा के सुनो, मज़ा आएगा। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप ऐसा देखते जाओगे, आपको पूरा समझते जाएगा क्या चीज़ है, और किताब को पढ़ते रहना। ठीक है ना? और एडवांटेज ये है कि इस किताब में ज़्यादा कुछ डायग्राम्स नहीं है, तो ये टोटली थेराटिकली जस्ट लाइक द हिस्ट्री सब्जेक्ट जैसा एक चैप्टर है। तो इट इज़ ये इस प्रकार से जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे को पूरा लाइन टू लाइन, तो ये बहुत ही अच्छा मेथड रहेगा। जहाँ डायग्राम लगी वहाँ एक्सप्लेन करूँगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर बहुत थेराटिकल है, और इस थेराटिकल चैप्टर को ये ऐसे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और आपको पूरा अच्छा समझेगा, ये मैं आशा करता हूँ। ठीक है, बराबर है। तो देखिए, इसलिए मैंने ये चैप्टर का चयन किया, सिलेक्शन किया कि भाई ऐसे परिस्थिति जन्य कंडीशन में जहाँ हम पढ़ा नहीं सकते, बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आती है। बोर्ड में पढ़ाने जाओ स्ट्रीम लैब से तो नेट का कनेक्शन नहीं रहता, उसके कारण बहुत सारा कटक जाता है, वीडियो ब्लर होता है, बच्चों को दिखता नहीं, फिर बीच में से 2-4 सेंटेंस गायब हो जाते, वर्ड गायब हो जाते, तो वो बच्चों को फिर वो उस टॉपिक का क्लैरिटी नहीं होती। और ये ऐसा है, एक बार वीडियो, अभी कोई नेट की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं ऊपर में टेरिस पे हूँ सबसे ऊपर, और यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, और आपको ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। और ये यहाँ पे पर्टिकुलर एक ऐप है, उसका इस्तेमाल करके मैं तुमको पूरी बुक को समझा रहा हूँ और पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना? तो ये बाद में यूट्यूब में मैं अपलोड करूँगा, उसको आधा घंटा भी लग जाता है, कभी कभी 20 मिनट में भी हो जाता है। इंटरनेट बाद में ऑन करता हूँ और अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, और उसके बाद क्या करता हूँ, वो लिंक को कॉपी करके मैं आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूँ बेटा। ठीक है ना? तो देखो कितनी प्रोसेस होती है एक वीडियो बनाने में, और ये बहुत बड़ी लंबी सर्कस है बेटा। तकलीफ़ आपको भी है, तकलीफ़ बहुत हमको भी है, लेकिन क्या करें, बगैर तकलीफ़ की ज़िंदगी नहीं होती। आपको मालूम है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना? डर कर, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ज़िंदगी में चुनौतियाँ नहीं रहेगी तो ज़िंदगी का महत्व भी नहीं रहेगा। इसलिए कठिनाइयाँ भी होना चाहिए ज़िंदगी में, तभी मज़ा आता है ज़िंदगी जीने का। इस संघर्ष भरे जीवन में आप कोरोना के काल में पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, टीचर को पूछो, पढ़ो, कोई इफेक्ट नहीं होता। पढ़ाई करने वाले को ना कोरोना रोक सकता है, ना कोई सुनामी रोक सकती है। ठीक है, बराबर है। इसलिए पढ़ते रहो, और जिनको नहीं पढ़ना है उसके लिए कोई बात ही नहीं है, आपको तो पता है। ठीक, चलो ठीक है।
तो एडवर्ड जेनर, अब बेटा एडवर्ड जेनर जो है इसको फादर ऑफ इम्यून सिस्टम कहा जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। देखो याद रखना, मैं जो बता रहा हूँ बहुत सारी बातें दी नहीं थी किताब में, जो मैं बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ कि एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट जो है इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि ही इज़ द वन ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। ओके, फ्रॉम स्मॉल पॉक्स की बनाया, लेकिन कैसे बनाया? फ्रॉम काउ पॉक्स, ठीक है, इंग्लैंड में, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए अब वो लसीकरण कहते हैं ना, लसीकरण मतलब वैक्सीनेशन, एंड वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी बढ़ती है करके वैक्सीनेशन को इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है बेटा। तो याद रखिए, वैक्सीनेशन जो लसीकरण बोलते हैं ना, तो ये वैक्सीनेशन जो है वैक्सीन दी जाती है उसको वैक्सीनेशन कहते हैं, और वैक्सीन से प्रतिकार शक्ति बढ़ती, इम्यून सिस्टम बढ़ती, इसलिए उसको वैक्सीनेशन को इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, इस एडवर्ड जेनर साहब ने क्या करा कि इन्होंने काउ पॉक्स के वैक्सीन से मालूम है क्या स्मॉल पॉक्स का वायरस मरता है ये बताया, और स्मॉल पॉक्स जब हुआ इंसान को, उसको काउ पॉक्स की वैक्सीन दी गई तो उसका बचाव हुआ, है ना। उसकी बहुत लंबी कहानी है। मिल्क मैड वाले रहते थे लेडीज लोग, उनको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था, ठीक है। बराबर है कि काउ पॉक्स जो होता है, काउ पॉक्स काउ को होंगे ना, मालूम है ना आपको? हाँ तो उसके वायरस जो है बहुत मिलते जुलते रहते थे, है ना, कैसे? स्मॉल पॉक्स से। और वो मिल्क मेड यानी क्या होता है मालूम है क्या? मिल्क मेड यानी जो गौड़ाने बोलते हैं कि नहीं, हाँ, वो अपना सर पे ऐसा दही हंडी लेके जाते हैं नहीं क्या, दही गया दही लाइक वाइज, तो हाँ उनको मिल्क मेड कहते हैं। तो उनको कभी नहीं क्या स्मॉल पॉक्स नहीं होता था, क्यों? क्योंकि वो काउ पॉक्स के वायरस से एक्सपोज हो गई थी उनकी बॉडी, तो उनमें वो प्रतिकार शक्ति आ गई थी और उनको काउ पॉक्स चिकन पॉक्स नहीं होता था, ठीक है। तो फिर वो उन्होंने एडवर्ड जेनर साहब ने क्या किया कि ये वैक्सीन बनाया, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ से बताता हूँ, द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी इज बिलीव टू बी स्टार्टेड फ्रॉम बाय एडवर्ड जेनर इन इंग्लैंड। एडवर्ड जेनर डेवलप काउपॉक्स वैक्सीन डेवलप किया फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स जो है ना ये वायरस इसको बचाने के लिए उन्होंने काउपॉक्स वैक्सीन तैयार की, और वो काउपॉक्स वैक्सीन नहीं स्मॉल पॉक्स के वायरस के लिए काम में आ गई। किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के। इम्यूनोलॉजी आपको मालूम है ये ब्रांच है साइंस की जिसमें क्या किया जाता है, इम्यून सिस्टम की स्टडी किया जाता है। और मैंने बोला था ना स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, क्या बोला? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी। सो इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी। एंड उसमें और क्या क्या आता है इम्यूनोलॉजी में? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यूनो रिस्पॉन्स फॉर फॉरेन सब्सटेंस एंड देयर रोल फॉर रेजिस्टिंग इन्फेक्शन बाय पैथोजेन कॉल्ड एज इम्यून सिस्टम। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा होगा। ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा सा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्यून सिस्टम इज दैट डिस्टिंग्विश द सेल्फ मतलब बॉडी ओन सेल एंड नॉन सेल्फ मतलब फॉरेन मॉलिक्यूल और इन्वेडिंग मॉलिक्यूल। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम की एक विशेषता होती है बेटा, और वो विशेषता ये होती है कि वो इम्यून सिस्टम पहचानते कि हमारे बॉडी की सेल कौन है, मतलब सेल्फ, और हमारे बॉडी के अंदर जो आया हुआ बाहर का सब्सटेंस है, पदार्थ है, मॉलिक्यूल्स है या फॉरेन बॉडी है, उसको पहचानती हो, अपना या और पराया, इसमें फ़र्क पता रहता है, उसको डिफ्रेंशिएशन करते आता है। तो और इम्यून सिस्टम हैज़ एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल। समझ में आया? सो the immune system differentiate between the body cell and invader मतलब अटैक करने वाले, ठीक है। any foreign substance invading body। देखो एंटीजन की डेफिनेशन बता रहा हूँ अभी। any foreign substance, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, इन्वेडिंग द बॉडी मतलब अटैक करना मतलब इन्वेड करना। एनी फॉरेन सब्सटेंस इन्वेडिंग द बॉडी एंड बॉडी को अटैक कर दिया और
कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो एनी फॉरेन बॉडी इन्वेडिंग द ह्यूमन बॉडी, एनी फॉरेन सब्सटेंस invading the foreign body and capable of stimulating immune response called as antigen, called as antigen. So what is by antigen? Any foreign substance invading body and capable of stimulating immune response is called as antigen. समझ में आया? क्या समझ में आया कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है वो बॉडी पे अटैक करता है और वो सक्षम होता है, कैपेबल होता है, क्या स्टिमुलेट कर सकता है वो इम्यून रिस्पॉन्स, तो उस फॉरेन सब्सटेंस को ही हम एंटीजन कहते हैं। इसलिए क्या बोला गया है? एनी फॉरेन सब्सटेंस इन्वेडिंग बॉडी एंड कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स कॉल्ड एज एंटीजन। आई थिंक सो दिस आइडिया विल बी क्लियर, राइट? अब व्हाट इज इन बाय एंटीबॉडी? तो एंटीबॉडी इज द प्रोटेक्टिव केमिकल, एंटीबॉडी इज द प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस कौन करती है? इम्यून सेल, इम्यून हमारे इम्यून सिस्टम की कौन सी सेल? इम्यून सिस्टम की सेल, मतलब इम्यून सेल। तो द प्रोटेक्टिंग केमिकल प्रोड्यूस बाय इम्यून सेल काय के रिस्पांस में? इन रिस्पांस टू एंटीजन, एंटीजन के रिस्पांस में तो प्रोड्यूस होगा ना बाबा। तो एंटीबॉडी यानी क्या हो गया फिर? इट इज़ द प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस बाय इम्यून सेल इन रिस्पांस टू एंटीजन इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी, उसी को एंटीबॉडी कहते हैं। और एंटीजन यानी क्या? एनी फॉरेन सब्सटेंस इन्वेडिंग द बॉडी एंड stimulate the immune response is called a antigen, and antibody means it is the protective substance produced by the immune cell in response to particular antigen is called as antibody. And interesting thing is that reaction of antigen antibody, क्या बोला मैंने? बोला कि reaction of antigen antibody is called as serology। क्या कहते? सीरोलॉजी, जी। तो बेटा सीरोलॉजी यानी क्या? देखो मेरे को कंटिन्यू बोलना पड़ता है, ये वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, नॉन स्टॉप बोलते जा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे मेरा वीडियो, जब सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे नॉन स्टॉप बोलते जा रहा हूँ, नॉन स्टॉप बोलते जा रहा हूँ। ताकि क्या है कि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पढ़ाने में क्या होता है थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन लिखते वक्त या डायग्राम बनाते वक्त थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जे गाड़ी छूटी तो बिल्कुल दिल्ली जाते तक रुकती नहीं, कोई यहाँ स्टॉप नहीं है, बिल्कुल दन 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 दन, है ना? हाँ, तो मैं बोल रहा था सीरोलॉजी, सीरोलॉजी, सीरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा? सीरोलॉजी कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया होगा। अब कल हम पढ़ेंगे बेटा टाइप ऑफ इम्यूनिटी। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोला? एक होता है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, उसको आर्टिफिशियल कहते हैं, आफ्टर बर्थ कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे, ठीक है, कल। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, शाम के 5:54 हुए हैं। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके बाय, हैव नाइस।